हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से पूछे गए एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इनिशियल फेज ऑफ ए प्रोजेक्ट। यानी कि जो प्रोजेक्ट इनिशिएशन का फेज होता है, पहला फेज होता है, स्टार्टिंग फेज होता है, तो उससे रिलेटेड कौन सा दिया गया स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट यानी गलत है। तो ऑप्शन है द कॉस्ट एसोसिएटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इज हाईएस्ट, यानी कि जो कॉस्ट एसोसिएट होता है प्रोजेक्ट से स्टार्टिंग में हाईएस्ट होता है। स्टेक होल्डर्स हैव मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग दिस फेज, यानी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है इनिशियल फेज पे। द हाईएस्ट अनसर्टेनिटी इज एट दिस स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट, इस स्टेज यानी कि इनिशियल स्टेज पे हाईएस्ट अनसर्टेनिटी होता है। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये ऊपर के सारे स्टेटमेंट सही है। तो देखिए इनिशियल फेज ऑफ प्रोजेक्ट जो होता है उसमें बट ऑब्वियस बात है कि रिस्क क्या होता है, हाईएस्ट होता है इनिशियल स्टेज पे, कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, स्टेक होल्डर्स के इन्फ्लुएंस भी उस वक्त ज़्यादा होता है, और हाईएस्ट अनसर्टेनिटी भी होता है कि आगे चल के ये कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, कैसे कंप्लीट होगा, अनसर्टेन होता है, कुछ भी उसमें सर्टेनिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज the most important element of project management plan that is useful in HR planning process। तो नीचे देखिए मैं से आपको बताना कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का जो कि HR प्लानिंग प्रोसेस में हेल्पफुल है। तो पहला है ऑप्शन ए रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, ऑप्शन बी क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़, ऑप्शन सी एक्टिविटी रिसोर्स रिक्वायरमेंट, या फिर ऑप्शन डी बजट कंट्रोल एक्टिविटी। तो देखिए एक्टिविटी रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये एक तरीके का प्राइमरी इनपुट है जो कि HR प्लानिंग में होता है, यूज टू डिटरमाइन ह्यूमन रिसोर्स नीड ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट में कितना ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट है उसको आइडेंटिफाई करता है, डिटरमाइन करने में हेल्प करता है एक्टिविटी रिसोर्स रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी एक्टिविटी रिसोर्स रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कैन बी बेस्ट यूज टू ट्रैक द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट को ट्रैक करने के लिए कौन सा बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होगा, नीचे दिए ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है हायरार्किकल टाइप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, या फिर ऑप्शन डी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स। तो कौन सा वो मैट्रिक्स है या फिर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है जिसका यूज़ जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये जो है इट कैन बी अलाइंड विथ ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग सिस्टम। तो इसको जो है अकाउंटिंग सिस्टम से आप जो है अलाइन कर सकते हो जिससे कि हम प्रोजेक्ट कॉस्ट को ट्रैक कर सकते हैं। तो रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, प्रोसेस एनालिसिस इज ए फंक्शन ऑफ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्रोसेस एनालिसिस होता है वो किस चीज़ का फंक्शन होता है। ऑप्शन ए परफॉर्मेंस एनालिसिस, ऑप्शन बी क्वालिटी मैट्रिक्स, ऑप्शन सी प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान, या फिर ऑप्शन डी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान। तो देखिए प्रोसेस एनालिसिस क्या होता है, प्रोसेस एनालिसिस आउटलाइन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन, यानी कि प्रोसेस एनालिसिस में जो प्रोजेक्ट में स्टेप्स होते हैं उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसको आउटलाइन करता है। हिंस यूज टू आइडेंटिफाई द नेसेसरी इंप्रूवमेंट नीडेड इन द प्रोजेक्ट प्लान। तो प्रोजेक्ट प्लान में जो भी नेसेसरी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है उसको ये जो है आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का परफॉर्मेंस एनालिसिस हो गया। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, प्रोसेस एनालिसिस इज ए फंक्शन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट कॉज एनालिसिस रिलेट्स टू। तो जो रूट कॉज एनालिसिस है ये किससे रिलेट होता है, ऑप्शन ए प्रोसेस एनालिसिस से, ऑप्शन बी क्वालिटी ऑडिट से, ऑप्शन सी क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट से, या फिर ऑप्शन डी परफॉर्मेंस मेजरमेंट से। तो देखिए रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है, इट इज़ ए प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम और इवेंट, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम या इवेंट का रूट कॉज क्या है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है रूट कॉज एनालिसिस। तो ये किससे रिलेट होता है, ऑप्शन ए प्रोसेस एनालिसिस से। तो रूट कॉज एनालिसिस क्या है, एक प्रोसेस एनालिसिस है जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं रूट कॉज को किसी भी प्रॉब्लम या इवेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Andrew has joined as the project manager of a project. One of the project document available to Andrew list down all the risk in a hierarchical fashion. What is this document called? यानी कि आपको बताना है कि वो डॉक्यूमेंट जहाँ पे आप लिस्ट डाउन करते हैं सभी रिस्क को इन ए हायरार्किकल फैशन, उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए रिस्क मैनेजमेंट प्लान, ऑप्शन बी लिस्ट ऑफ रिस्क, ऑप्शन सी मॉन्टे कार्लो डायग्राम, या फिर ऑप्शन डी रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो सभी को पता होना चाहिए कि हायरार्किकल डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्क इज कॉल्ड RBS, यानी कि रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया तो वहाँ पे क्या है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता
होता है वो क्या करता है, लिस्ट डाउन करता है सभी रिस्क को हायरार्किकल फैशन में। तो वो क्या कर रहा है, वो RBS यानी कि रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, उस डॉक्यूमेंट को डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट जनरेट चेंजेस टू द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट। तो जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं जनरेट करता है, नीचे देखिए ऑप्शन में से कौन सा है। ऑप्शन ए डिफाइन एक्टिविटीज़, ऑप्शन बी सीक्वेंस एक्टिविटीज़, ऑप्शन सी एस्टिमेट एक्टिविटीज़ रिसोर्सेज, ऑप्शन डी एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन। तो देखिए एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन, एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज या फिर सीक्वेंस एक्टिविटीज़, ये क्या है, ये जनरेट करते हैं चेंजेस के। कोई भी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट उसमें ये सब चेंजेस लाएंगे। लेकिन डिफाइन एक्टिविटीज़ ये क्या है, इनिशियल फेज, आप एक्टिविटीज़ को डिफाइन करो तो यहाँ पे चेंजेस नहीं होते। यहाँ पे आप इनिशियल फेज है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो, चेंजेस तो आगे चल के जब आप कोई काम स्टार्ट कर देते हैं उस बीच में जब कुछ आप करते हैं तो वहाँ पे चेंजेस आता है। इनिशियल फेज पे कोई चेंजेस, वहाँ पे तो प्लानिंग होती है। तो ऑप्शन ए डिफाइन एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शेड्यूल एक्टिविटी में बिगिन 10 days बिफोर द प्रेडिसेसर एक्टिविटी फिनिशेस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो पिछला एक्टिविटी था उसके फिनिश होने से पहले 10 दिन पहले ही जो शेड्यूल एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो सकती है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ऑप्शन ए फिनिश टू स्टार्ट, ऑप्शन बी स्टार्ट टू फिनिश, ऑप्शन सी स्टार्ट टू स्टार्ट या फिर ऑप्शन डी फिनिश टू फिनिश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए पहला जो पहले एक्टिविटी चल रही थी उसके खत्म होने से पहले ही दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फिनिश टू स्टार्ट। ये क्या हो जाएगा, फिनिश टू स्टार्ट, एक एक्टिविटी फिनिश होती है दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल प्रोक्योरमेंट फॉल्स अंडर विच प्रोसेस ग्रुप। तो जो कंट्रोल प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है वो कौन से प्रोसेस ग्रुप के अंदर आता है आपको बताना है। ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑप्शन बी क्लोजिंग, ऑप्शन सी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल या फिर ऑप्शन डी एग्जीक्यूटिंग। तो देखिए प्रोसेस ऑफ कंट्रोल प्रोक्योरमेंट है ये किस में आएगा, प्रोसेस ग्रुप के प्लानिंग स्टेज में। तो ऑप्शन ए प्लानिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नॉन एज। तो जो टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट होता है कंस्ट्रक्शन का उसको हम किस नाम से जानते हैं, बार चार्ट, ऑप्शन बी गैंट चार्ट, ऑप्शन सी मॉडिफाइड माइलस्टोन चार्ट या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो किस नाम से जानते हैं, तो देखिए टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट जो कंस्ट्रक्शन का होता है उसको बार चार्ट के नाम से भी जानते हैं, गैंट चार्ट के नाम से भी जानते हैं और मॉडिफाइड माइलस्टोन चार्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंस्ट्रक्शन शेड्यूल इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर कलेक्टिंग। तो जो कंस्ट्रक्शन शेड्यूल होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है कब, तो ऑप्शन ए नंबर ऑफ ऑपरेशन को कलेक्ट करके, ऑप्शन बी आउटपुट ऑफ लेबर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके, ऑप्शन सी आउटपुट ऑफ मशीनरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके या फिर ऑप्शन डी क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम को कलेक्ट करके। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कंस्ट्रक्शन शेड्यूल जो होता है वो कब बनाया जाता है, किस चीज़ को कलेक्ट करने के बाद बनाया जाता है। तो देखिए नंबर ऑफ ऑपरेशन, आउटपुट ऑफ लेबर, आउटपुट ऑफ मशीनरी और क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम, ये चारों को ही कलेक्ट करके जो है आप जो है कंस्ट्रक्शन शेड्यूल बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है या फिर इनकम्प्लीट है या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन हटा के यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव करना चाहिए था। तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चारों के चारों ही हम कलेक्ट करके उसके बाद कंस्ट्रक्शन शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज। तो जो लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा होगा, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मेन एडवांटेज क्या है। ऑप्शन ए इफेक्टिव कमांड एंड कंट्रोल, इफेक्टिव कमांड और कंट्रोल हो सकता है। डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट ऑल लेवल, सभी लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। रिजिड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में रिजिड डिसिप्लिन होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स आप सभी ने पढ़ी होगी, वहाँ पे इफेक्टिव कमांड और कंट्रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की डिफाइन होती है सारे लेवल पे और रिजिड डिसिप्लिन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ वर्किंग नॉन एज। तो देखिए FW टेलर सभी को पता होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था वर्किंग का, वो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ वर्किंग को क्या नाम है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑप्शन डी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। तो FW टेलर ने जो सिस्टम ऑफ वर्किंग का इंट्रोड्यूस किया था उसको कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइलेंट फीचर ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज। तो जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का साइलेंट फीचर है वो क्या है। ऑप्शन ए स्ट्रिक्ट एडेरेंस टू स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन बी सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन पार्ट, ऑप्शन सी ईच इंडिविजुअल मेंटेन फंक्शनल एफिशिएंसी या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर की बात कहें तो यहाँ पे ऊपर के तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू स्पेसिफिकेशन, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन पार्ट, यानी कि प्लानिंग अलग होगा, डिजाइन अलग पार्ट होगा, और ईच इंडिविजुअल मेंटेन फंक्शनल एफिशिएंसी, सारे इंडिविजुअल को फंक्शनल एफिशिएंसी मेंटेन रखनी होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा नीचे दिए गए स्टेटमेंट में गलत है। ऑप्शन ए एवरी प्रोजेक्ट इज यूनिक, ऑप्शन बी ए प्रोजेक्ट गिव सम आउटपुट, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट आर नॉट रिपीटेटिव, या फिर ऑप्शन डी कार मैन्युफैक्चरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्रोजेक्ट। तो देखिए प्रोजेक्ट के बारे में आपने डेफिनेशन पढ़ी तो सभी को पता होगा प्रोजेक्ट इज यूनिक एंड नॉन रिपीटेटिव एक्टिविटी विच गिव्स सम आउटपुट। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन ए बी सी तीनों ही क्या है प्रोजेक्ट है, लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्ट ये सही नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज़ मीन्ड बाई RACI का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी करेक्ट ऑप्शन पे टिक है। यहाँ पे RACI का मतलब ही होता है रिस्पॉन्सिबल, A फॉर अकाउंटेबल, C फॉर कंसल्टेड एंड I फॉर इन्फॉर्म। तो रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड, इन्फॉर्म, ये इसको क्या कहते हैं RACI कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए पर्सन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व विथ योर प्रोजेक्ट और अफेक्टेड बाय योर प्रोजेक्ट और इट्स आउटकम इज नॉन एज, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट से इन्वॉल्व है और उसकी वजह से अफेक्ट भी होता है, चाहे उसके आउटकम से चाहे प्रोजेक्ट से, तो उसको क्या कहोगे। ऑप्शन ए कस्टमर, ऑप्शन बी मैनेजर, ऑप्शन सी टीम मेंबर, या फिर ऑप्शन डी स्टेक होल्डर। तो ऐसा पर्सन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है और उसकी वजह से अफेक्ट भी होता है, उसके आउटपुट से अफेक्ट होता है वो, तो उसको क्या कहते हैं स्टेक होल्डर कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए प्रोग्राम इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट, प्रोग्राम जो है वो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का ग्रुप होता है, या फिर ऑप्शन बी ए प्रोग्राम इज ए ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड प्रोजेक्ट, प्रोग्राम जो है अनरिलेटेड प्रोजेक्ट का ग्रुप होता है, या फिर ऑप्शन सी ए प्रोग्राम इज ए पार्ट ऑफ बिग प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट का जो है पार्ट होता है, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो प्रोग्राम के लिए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है प्रोग्राम इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट, यानी कि रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PERT, PERT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सभी को पता होगा प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ड्यूरिंग ए बिडर कॉन्फ्रेंस यू सी दैट वन बिडर इज योर क्लोज फ्रेंड, व्हाट शुड यू नेक्स्ट स्टेप बी, यानी कि एक कोई बिडर कॉन्फ्रेंस हो रहा है जहाँ पे बिडिंग हो रही है, वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपका कोई वो क्लोज फ्रेंड है, तो इस केस में आपका अगला स्टेप क्या होगा। ऑप्शन ए यू विल पास सम कॉन्फिडेंशियल इन्फो टू हिम, यानी कि कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्त को पास कर दोगे। ऑप्शन बी यू विल डिस्क्लोज दिस रिलेशनशिप टू योर मैनेजमेंट, अपने मैनेजमेंट को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताओगे कि मैं उसको जानता हूँ। या फिर ऑप्शन सी यू विल रिजाइन इमीडिएटली फ्रॉम द बिडिंग प्रोसेस, आप बिडिंग प्रोसेस से तुरंत रिजाइन कर दोगे। या फिर ऑप्शन डी यू विल ट्राई टू नॉट टू गिव द कॉन्ट्रैक्ट टू हिम टू प्रूव योर इंटीग्रिटी, यानी अपनी इंटीग्रिटी को शो करने के लिए आप उसको प्रोजेक्ट दोगे ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट दोगे ही नहीं। तो क्या करोगे आप, जैसे आपको कोई बिडिंग प्रोसेस आप उसमें इन्वॉल्व हो, आपको पता चलता है कि कोई आपका दोस्त है, तो आप क्या करोगे। तो बट ऑब्वियस बात है यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है कि ये मेरा रिलेशनशिप में है, तो वो उसके हिसाब से मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। तो यू विल डिस्क्लोज द रिलेशनशिप टू योर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिस्क दैट इज कॉज्ड बाय द रिस्पॉन्स ऑफ अनदर रिस्क इज नॉन एज, तो एक ऐसा रिस्क जो कि किसी दूसरे रिस्क के रिस्पॉन्स की वजह से आया है, तो उसको क्या कहोगे। तो रिस्क जो कि किसी दूसरे रिस्क के रिस्पॉन्स की वजह से हुआ है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी रिस्क। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि EEF का जो है एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए रूल एंड रेगुलेशन, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑप्शन सी प्रोसीजर, या फिर ऑप्शन डी मार्केट कंडीशन। तो देखिए इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होते हैं, तो उसमें रूल रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मार्केट कंडीशन ये तीनों ही आते हैं EEF में, इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर, लेकिन प्रोसीजर जो है वो इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर में नहीं आता है। तो ऑप्शन सी इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट, आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए पॉलिसीज, ऑप्शन बी प्रोसीजर, ऑप्शन सी गवर्नमेंट रेगुलेशन, या फिर ऑप्शन डी लेसन लर्न। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट क्या होता है, ये एक तरीके का प्लान होते हैं, आदि प्लान्स, प्रोसेस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एंड नॉलेज बेस स्पेसिफिक टू यूज एंड यूज्ड बाय परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको उसके लिए जो है एक तरीके का प्लान, प्रोसेस, पॉलिसीज़, प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें होती हैं, नॉलेज बेस होता है, उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पॉलिसीज़, प्रोसीजर और लेसन लर्न ये तीनों ही क्या है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट हैं, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेशन ये जो है एग्जाम्पल नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स SPI से अबाउट द प्रोजेक्ट। तो देखिए एक तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म याद रखना चाहिए SPI का मतलब क्या है, शेड्यूल परफॉर्मेंस
इंडेक्स। तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या कहता है, व्हाट डज एसपीआई से अबाउट द प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट का एसपीआई क्या बताता है। ऑप्शन ए, इट सेज वेदर यू आर अहेड ऑफ और बिहाइंड शेड्यूल। ऑप्शन बी, इट सेज वेदर यू आर ओवर स्पेंडिंग और अंडर स्पेंडिंग। ऑप्शन सी, इट सेज वेदर योर प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल और नॉट। या फिर ऑप्शन डी, स्पेसिफाइज द कंट्रोल लिमिट ऑफ द प्रोसेस। तो देखिए एसपीआई क्या है, एसपीआई जो है ये रेशियो ऑफ अर्न वैल्यू एंड प्लान्ड वैल्यू का होता है, रेशियो होता है ये अर्न वैल्यू और प्लान्ड वैल्यू का। तो अगर एसपीआई लेस देन 1 आता है किसी प्रोजेक्ट का तो प्रोजेक्ट इज बिहाइंड द शेड्यूल टू डेट, यानी कि जो शेड्यूल था उससे बिहाइंड है। अगर एसपीआई जो है वो ग्रेटर देन 1 आता है उसकी वैल्यू, तो फिर प्रोजेक्ट क्या है, रनिंग अहेड ऑफ द शेड्यूल। तो ये क्या बताता है, ये उसकी पोजीशन बताता है कि इट सेज वेदर यू आर अहेड और बिहाइंड द शेड्यूल। तो जो भी आपने शेड्यूल बनाया था उससे आगे हो या पीछे वो आपको शो करता है। तो यहाँ पे क्या करता है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इट सेज वेदर यू आर अहेड ऑफ और बिहाइंड द शेड्यूल। तो एसपीआई रेशियो होता है अर्न वैल्यू और प्लान्ड वैल्यू का, और उसके जो वैल्यू आती है अगर लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 तो उससे आपको पता चलेगा कि वो अहेड है या फिर बिहाइंड है शेड्यूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन ए प्रोजेक्ट इज। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे ऑप्शन ए है शेड्यूल, ऑप्शन बी पर्सनल, ऑप्शन सी प्रोसीजर या फिर ऑप्शन डी रिसोर्सेज। तो प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट सीरियसली डील विद द शेड्यूल टाइम प्लान फॉर मीटिंग विथ स्टेक होल्डर। तो यहाँ पे क्या है, शेड्यूल वो मोस्ट कॉमन कॉज है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है उत्पन्न होता है, पैदा होता है किसी भी प्रोजेक्ट में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इफ़ द ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट इज 10 days एंड द पेसिमिस्टिक एस्टिमेट इज 22 days, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस एक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन इस केस में क्या होगा कि पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट डिवाइडेड बाई 6, तो आपका जो है आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे आप अगर करेंगे कैलकुलेशन तो 22 days माइनस 10 days डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो आपका 12/6 आ जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन बी 2। यहाँ पे 2 है जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा अगर ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट 10 days है और पेसिमिस्टिक एस्टिमेट 22 days है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंट्रीब्यूट्स डेवलप एंड अपडेट द लेसन लर्न डॉक्यूमेंट। तो जो लेसन लर्न डॉक्यूमेंट होता है प्रोजेक्ट में वो उसमें कौन कंट्रीब्यूट करता है, कौन उसको डेवलप करता है और उसको कौन अपडेट करता है। तो ऑप्शन ए क्लाइंट, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, ऑप्शन सी फंक्शनल मैनेजर या फिर ऑप्शन डी मैनेजमेंट। तो कौन उसको जो है कंट्रीब्यूट करता है, उसमें कंट्रीब्यूशन देता है, उसको डेवलप करता है, उसको अपडेट करता है। तो बट ऑब्वियस बात है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, क्योंकि वही तो लेसन लर्न करेगी प्रोजेक्ट से। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम ही क्या है, वो लेसन लर्न डॉक्यूमेंट को अपडेट करती है, कंट्रीब्यूट करती है और डेवलप करती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, You are developing the project management plan for your project. What will be your main emphasis during the process? तो आप जो है एक डेवलप कर रहे हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान फॉर योर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है डेवलप कर रहे हैं, तो आपका मेन इन्फेसिस किस पे होगा। हाइड इट फ्रॉम टीम मेंबर अंटिल इट इज़ कंप्लीटेड, यानी कि उसको मेंबर से छुपा के रखिए। टू टेक इनपुट फ्रॉम टीम मेंबर से इनपुट लीजिए। नॉट टू इन्फॉर्म मैनेजमेंट अंटिल इट इज़ रेडी, जब तब तक इन्फॉर्म मत कीजिए जब तक वो रेडी हो। या फिर हाइड इट फ्रॉम एवरीवन, सबसे छुपा के रखिए। तो आप जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बना रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो बट ऑब्वियस बात है आप यहाँ करोगे कि आप जो है अपनी टीम मेंबर से भी इनपुट लोगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपका मेन एम्फेसिस होना है कि आप जो अपनी टीम मेंबर से भी इनपुट लीजिए। नेक्स्ट है, यू हैव एडेड ए फ्यू एक्स्ट्रा फीचर टू द प्रोडक्ट विद द इंटेंशन टू मेक द क्लाइंट हैप्पी। तो आपने क्या किया, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आपने किसी प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दिए हैं जिससे कि आपका क्लाइंट हैप्पी हो जाए। तो दिस एक्टिविटी इज नॉन एज, तो इस एक्टिविटी को आप क्या कहेंगे। ऑप्शन ए बफर, ऑप्शन बी स्कोप क्रीप या फिर ऑप्शन डी गोल्ड प्लेटिंग या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जब कोई प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर कोई प्रोजेक्ट में किसी प्रोडक्ट में बिना इस इंटेंशन के साथ जो है हम उसमें एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर देते हैं कि क्लाइंट खुश हो जाए, तो उसको हम कहते हैं गोल्ड प्लेटिंग। गोल्ड प्लेटिंग क्या है, एडिंग एक्स्ट्रा फीचर्स विदाउट रिक्वेस्ट, यानी कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट नहीं की थी फिर भी हम जो है उसमें एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर देते जिससे कि हमारा क्लाइंट हैप्पी हो जाए, तो उसको कहते हैं गोल्ड प्लेटिंग। वहीं पे जब आप क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे जब कुछ ऐड ऑन करते हो फीचर्स में तो उसको कहते हैं स्कोप क्रीप। व्हेन एक्स्ट्रा फीचर्स आर एडेड एट रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट ने आपसे रिक्वेस्ट की, उसके बाद आपने एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया तो स्कोप क्रीप। और क्लाइंट ने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की थी लेकिन क्लाइंट को हैप्पी करने के लिए आपने उसमें एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दिए, दैट इज़ गोल्ड प्लेटिंग। तो यहाँ पे पूछा गया था कि क्लाइंट को हैप्पी करने के लिए जब एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर देते हो प्रोडक्ट में तो क्या होगा, ऑप्शन सी गोल्ड प्लेटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ क्रैशिंग। क्रैशिंग का कौन सा एग्जाम्पल होगा। ऑप्शन ए स्टार्टिंग ए फ्यू एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली, कुछ एक्टिविटीज़ को साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दीजिए। ऑप्शन बी एडिंग मोर रिसोर्सेज, उसमें जो है और रिसोर्सेज ऐड कर दीजिए। ऑप्शन
ऑप्शन सी रिड्यूसिंग रिसोर्सेज कम कर दीजिए, या फिर ऑप्शन डी इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो देखिए क्रैशिंग क्या होता है। क्रैशिंग इज व्हेन यू शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट बाय रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ वन और मोर टास्क, यानी कि एक या एक से अधिक टास्क का जब आप टाइम रिड्यूस कर देते हो तो आपका ड्यूरेशन जो है शॉर्टन हो जाता है प्रोजेक्ट का, तो उसको कहते हैं क्रैशिंग। और तो किसी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन, किसी टास्क की ड्यूरेशन कम कैसे होगी, जब आप उसमें और ज़्यादा रिसोर्सेज ऐड कर दोगे तो उसका टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा, यानी कि रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तो कम टाइम में वो बन जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, क्रैशिंग कहते हैं। यहाँ पे विच वन इज द एग्जांपल ऑफ क्रैशिंग, ऑप्शन बी एडिंग मोर रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द चेंज रिक्वेस्ट। चेंज रिक्वेस्ट देखिए क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट आपसे चेंज रिक्वेस्ट डालता है कि आप जो है उसमें कुछ ऐड ऑन कर, कोई पहले से ऑर्डर दे रखा था तो उसमें कुछ ऐड ऑन करने के लिए या फिर उसमें अल्टर करने के लिए रिक्वेस्ट डालता है। कौन डालता है, क्लाइंट। तो यहाँ पे बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट चेंज रिक्वेस्ट, यानी चेंज रिक्वेस्ट जो क्लाइंट करता है उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए इट हैपन्स यूजली इन द एग्जीक्यूशन फेज ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि जो चेंज रिक्वेस्ट है वो एग्जीक्यूशन फेज ऑफ प्रोजेक्ट में होता है। ऑप्शन बी यूजली रिक्वेस्ट बाय द क्लाइंट, क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करता है, यूजली रिक्वेस्ट बाय द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम रिक्वेस्ट करती है, या फिर इट इज़ ऑलवेज एन इनफॉर्मल वर्बल रिक्वेस्ट, ये एक इनफॉर्मल वर्बल रिक्वेस्ट है। तो आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यूजुअली रिक्वेस्टेड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम। ऐसा नहीं होता है, चेंज रिक्वेस्ट में ये जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम वो रिक्वेस्ट नहीं करती बल्कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है। तो ऑप्शन सी इज नॉट द करेक्ट या नॉट ट्रू अबाउट द चेंज रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन शुड यू अपडेट लेसन लर्न, यानी कि जो लेसन आप लर्न करते हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम उसको वो कब अपडेट करना चाहिए उसको। ऑप्शन ए एट द बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट के बिगनिंग में, ऑप्शन बी एट द मिडिल ऑफ प्रोजेक्ट के मिडिल टाइम पे, या फिर ऑप्शन सी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट को शुरू से लेकर अंतिम तक जब भी मौका मिले आप अपडेट कर दीजिए, या फिर ऑप्शन डी एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट खत्म होने पर। तो देखिए कोई भी लेसन लर्न आप कर रहे हो किसी भी प्रोजेक्ट से तो आपको उसको जो है थ्रू आउट प्रोजेक्ट, यानी कि शुरू से लेकर अंतिम तक जब भी आप लर्न किए आप उसको अपडेट कर दीजिए। तो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं है कि आपको शुरू में ही अपडेट करना है, फिर मिडिल में करना है या फिर एंड में करना है, आपको जब भी लर्न किया आपने आप तुरंत अपडेट कर दीजिए। तो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आप जो है उसको अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेजेस। तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेजेस का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है, सभी को पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट इनिशिएशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड प्रोजेक्ट क्लोजिंग, ये जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फेजेस होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेज का क्या स्टेज है, इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेज का स्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ द डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान प्रोसेस इज टू। तो डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान प्रोसेस का रोल क्या होता है, देखिए डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान प्रोसेस एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे डिफाइन, प्रिपेयर एंड कोऑर्डिनेट करते हैं ऑल सब्सिडरी प्लान को और उनको इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या करते हैं, ऑल सब्सिडरी प्लान को डिफाइन, प्रिपेयर और कोऑर्डिनेट करते हैं और उनको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए क्रिएट ए शेड्यूल फॉर द प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी मॉनिटर शेड्यूल, ऑप्शन सी इंटीग्रेट ऑल सब्सिडरी प्लान, या फिर ऑप्शन डी डेवलप कॉस्ट बेस लाइन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है ऑप्शन सी इंटीग्रेट ऑल सब्सिडरी प्लान्स। तो प्रोजेक्ट जो डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होता है वो उसका काम भी यही होता है कि वो क्या करता है, प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, प्रिपेयरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑल सब्सिडरी प्लान्स एंड इंटीग्रेटिंग देम इनटू ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इंटीग्रेट ऑल सब्सिडरी प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिस्क मैनेजमेंट यू हैव मेनी स्ट्रेटजीज टू मैनेज रिस्क, विच स्ट्रेटजी विल यू नॉट यूज विद द नेगेटिव रिस्क। तो आपको बताना है कि नीचे की स्ट्रेटजी में से कौन सा नेगेटिव रिस्क के केस में आप यूज़ नहीं करोगे, यू विल नॉट यूज़ विथ नेगेटिव रिस्क। देखिए नॉर्मली नेगेटिव रिस्क में हम एस्केलेट, अवॉइड, ट्रांसफ़र, मिटिगेट और एक्सेप्ट, ये जो है 5 स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं, एस्केलेट, अवॉइड, ट्रांसफ़र, मिटिगेट, एक्सेप्ट। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन ए है मिटिगेट, ऑप्शन बी एक्सप्लॉइट, ऑप्शन सी ट्रांसफ़र, ऑप्शन डी अवॉइड। तो हम अवॉइड, ट्रांसफ़र और मिटिगेट ये तीनों ही यूज़ करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि नॉट यूज़ हम नेगेटिव रिस्क के साथ यूज़ नहीं करेंगे, तो कौन सा नहीं करेंगे, ऑप्शन बी एक्सप्लॉइट, हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंजिंग रिसोर्सेज टू ऑप्टिमाइज देयर यूटिलाइजेशन इज नॉन एज, यानी कि जब आप रिसोर्सेज को रीअरेंज करते हो उनकी यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रैशिंग, फास्ट ट्रैकिंग, रिसोर्स लेवलिंग या फिर शेड्यूल कॉम्प्रेशन। तो देखिए क्रैशिंग सभी को पता है, यहाँ पे क्या करते हैं हम ड्यूरेशन को शॉर्ट करते हैं, शॉर्टन ड्यूरेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट बाय रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ वन और मोर टास्क, तो वो क्रैशिंग होता है। फास्ट ट्रैकिंग में हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म पैरेलली, हम जो है एक्टिविटीज़ को साथ ही साथ एक साथ, यानी एक एक्टिविटी उसी के साथ दूसरी एक्टिविटी भी कर लिए, तो पैरेलली हम जो है एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। रिसोर्स लेवलिंग में क्या होता है, यहाँ पे हम रीअरेंज करते हैं रिसोर्स को जिससे कि ऑप्टिमाइज्ड यूटिलाइजेशन हो सके। और शेड्यूल कॉम्प्रेशन क्या होता है, शॉर्टन एंड
ऑलरेडी डेवलपमेंट शेड्यूल, यानी कि कोई ऑलरेडी डेवलप शेड्यूल है उसको हम शॉर्टन करते हैं। तो रीअरेंजिंग रिसोर्सेज टू ऑप्टिमाइज देयर यूटिलाइजेशन इज नोन एज रिसोर्स लेवलिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रिपल कॉन्स्टेंट। तो देखिए ट्रिपल कॉन्स्टेंट एक थ्योरी है जो कि कहता है कि प्रोजेक्ट ऑपरेट्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ स्कोप, कॉस्ट एंड टाइम। तो यहाँ पे ट्रिपल कांस्टेंट क्या हो जाएगा? ऑप्शन है स्कोप, ह्यूमन रिसोर्स, टाइम, क्वालिटी स्कोप ह्यूमन रिसोर्स, कॉस्ट ह्यूमन रिसोर्स टाइम, या फिर स्कोप कॉस्ट टाइम। तो ये क्या है? ट्रिपल कांस्टेंट थ्योरी कहता है कि प्रोजेक्ट जो है ऑपरेट करता है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ स्कोप, कॉस्ट एंड टाइम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इन विच फेज विल बी द रिस्क बी एट द लोवेस्ट लेवल। किस फेज में, यहाँ पे आपको 4 फेजेस दिए हैं, तो कौन से फेज में रिस्क जो है वो लोवेस्ट लेवल पे होगा? इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन या क्लोजिंग। तो हमेशा याद रखिए कि जो रिस्क होता है वो लोवेस्ट लेवल पे कहाँ पे होगा? एग्जीक्यूशन फेज पे। वहीं पे रिस्क लेवल जो है हाईएस्ट होगा कहाँ पे? इनिशिएशन पे। तो यहाँ पे पूछा गया लोवेस्ट होगा, तो ऑप्शन सी एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक लीड्स टू कंसेंसस एंड कमिटमेंट। तो कौन सा जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक है जिसमें कि कंसेंसस और कमिटमेंट वो आएगा? ऑप्शन है विड्रॉ करेंगे तो आएगा कंसेंसस कमिटमेंट, एकोमोडेट करेंगे तब आएगा, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तब आएगा, फिर कोलैबोरेटिव करेंगे तब आएगा। तो जब कभी भी हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव एटीट्यूड के साथ करते हैं तो वहाँ पे दोनों लोग क्या होते हैं? डायलॉग करने के लिए, बातचीत करने के लिए ओपन होते हैं, और वो जो है कंसेंसस और कमिटमेंट को लीड करता है, कंसेंसस और कमिटमेंट लेके आता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलैबोरेटिव टेक्निक लीड्स टू कंसेंसस एंड कमिटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिशबोन डायग्राम इज ऑल्सो नॉन एज। तो फिशबोन डायग्राम को आप किस नाम से जानते हैं? गैंट डायग्राम, पैरेटो डायग्राम, रन चार्ट या फिर इशिकावा डायग्राम। तो देखिए फिशबोन डायग्राम को हम इशिकावा डायग्राम के नाम से जानते हैं, इसको हम हेरिंग बोन डायग्राम के नाम से भी जानते हैं, या फिर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो फिशबोन डायग्राम को इशिकावा डायग्राम, हेरिंग बोन डायग्राम या फिर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये तीनों नाम ही जो है याद करके रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वेरिएंस ऑफ कंप्लीशन शो, यानी कि VAC जो होता है वो क्या शो करता है? ऑप्शन है हाउ मच यू आर अहेड ऑफ शेड्यूल, शेड्यूल से कितना आगे हैं, अमाउंट ऑफ बजट, सरप्लस और डेफिसिट, ऑप्शन सी हाउ फास्ट यू नीड टू गो टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए बैलेंस ऑफ कंप्लीशन ये क्या है? एक अकाउंट है, शोज द डिफरेंस बिटवीन द स्टार्टिंग प्रोजेक्ट बजट एंड दी फोरकास्टेड प्रोजेक्टेड बजट, यानी कि स्टार्टिंग प्रोजेक्टेड बजट क्या थी और फोरकास्टेड प्रोजेक्टेड बजट क्या थी व्हेन द प्रपोज प्रोजेक्ट इज कंप्लीट। तो उसके बीच में डिफरेंस को शो करता है। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी अमाउंट ऑफ बजट, सरप्लस और डेफिसिट, ये जो है वेरिएंस एट कंप्लीशन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द प्रोजेक्ट विल रिस्क बी हाईएस्ट। अभी आपने पीछे क्वेश्चन देखा था कि कब जो है रिस्क लोवेस्ट होता है, कब हाईएस्ट होगा। तो हाईएस्ट कब होगा? बट अभी जाते हैं ऑप्शन ए इनिशिएशन, प्रोजेक्ट इनिशिएटिंग के फेज पे जो है रिस्क जो है वो हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर योर प्रोजेक्ट यू हैव आइडेंटिफाइड योर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर, डेवलप स्ट्रेटजी एंड नाउ यू आर इन द एग्जीक्यूशन फेज, इन विच प्रोजेक्ट फेज डू यू आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर। तो आप जो अपने प्रोजेक्ट के लिए आपने प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर स्ट्रेटजी डेवलप कर ली और अब आप एग्जीक्यूशन के फेज में हैं। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर को आप कौन से स्टेज में आइडेंटिफाई करते हो। ऑप्शन ए इनिशिएटिंग एंड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, ऑप्शन बी इनिशिएटिंग एंड प्लानिंग, ऑप्शन सी इनिशिएटिंग, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, या फिर ऑप्शन डी ऑल फेजेस। सभी फेज में जो है आप इस प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करते हो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बट ऑब्वियस होता है आप स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो शुरुआत में आइडेंटिफाई करोगे, तो यानी कि इनिशिएटिंग एंड प्लानिंग फेज पे। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर डेवलपिंग द प्रोजेक्ट चार्टर विथ मैनेजमेंट फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट, यू आर गोइंग टू बी प्रोजेक्ट मैनेजर हु विल साइन द प्रोजेक्ट चार्टर। तो देखिए प्रोजेक्ट चार्टर होता क्या? प्रोजेक्ट चार्टर एक तरीके का फॉर्मल और टिपिकली शॉर्ट डॉक्यूमेंट होता है दैट डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट इन इट्स एंटायरली, यानी कि पूरे प्रोजेक्ट को शॉर्ट डॉक्यूमेंट में आप जो है फॉर्मल तरीके से समझाते हो। तो वो प्रोजेक्ट चार्टर आपने बना लिया है और अब आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनने जा रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट चार्टर को कौन साइन करेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर, फिर समवन फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट। तो उस प्रोजेक्ट चार्टर को समवन फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट जो है वो साइन करेगा। ठीक, तो प्रोजेक्ट चार्टर को कोई भी टॉप मैनेजमेंट का बंदा जो है वो साइन कर सकता है।